City Live, a platform to sharing your thoughts. जिंदगी सबको ईमान बचाकर जीने की लग्जरी नहीं देती है, नहीं सही या गलत में सही चूज करने की आजादी। जिंदगी बार बार आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करती है जहाँ तय करना मुश्किल हो जाता है कि जान बचाएं या ईमान। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल। नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे जाने माने फिल्म अभिनेता इरफान अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आज का हमारा कार्यक्रम इरफान को सादर श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं श्री रवि चतुर्वेदी जी, जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और फिल्म अभिनेता इरफान के काफी करीबी रहे हैं, उनके मार्गदर्शक रहे हैं। उन्हें समय समय पर कला की, आर्ट की, अभिनय के जो टिप्स हैं वो देते रहे हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं नरेंद्र अरोड़ा जी, जो कि इरफान से काफी करीबी, इरफान के मित्र भी रहे हैं। आप रंगकर्मी भी हैं और आप जय रंगम नाम से जो कार्यक्रम करवाते रहे हैं उसमें भी इरफान ने इन्हें काफी सपोर्ट किया, काफी मदद की, क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो अपने आप में एक दूसरे की मदद करने का था। तो रवि जी आपका और नरेंद्र जी आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले रवि चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि इरफान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये विचित्र सा सवाल है, इरफान के बारे में क्या कहें। इरफान तो मेरे लिए एक स्टूडेंट था। इरफान की आर्ट के बारे में कहा जा सकता है बहुत सारी चीजें। अदरवाइज वो एक साधारण अभिनेता था, जैसे और लोग होते अभिनेता थे। तो जो उसमें था कि उसने अपने स्किल को, अपनी प्रतिभा को कैसे उपयोग में लिया, किस तरीके की फिल्में उसने सेलेक्ट की, किस तरीके से वो अपने काम को करता था, कैसे उसकी अप्रोच रहती थी, कैसे उसकी मेथोडोलॉजी होती थी। और जो चीज सबसे ज्यादा जो उसने सीखी थी, जो अभिनेताओं के पास कम होती है या वो करते नहीं है, वो थी कि जो भी कैरेक्टर उसको मिला है उसके बारे में गहरी छानबीन करना, शोध करना और एक इन डेप्थ रिसर्च करना। ये उसके साथ था। जो वो प्रैक्टिस भी करता था, अलग से भी करता था, मतलब इंडिविजुअल वर्क करता था। आजकल क्या है, एक्टर इंडिविजुअल वर्क नहीं करता है, लेकिन इरफान की जो शुरुआती दौर में जो उसकी ट्रेनिंग हुई थी वो ये थी कि इंडिविजुअल वर्क करना एक एक्टर को बहुत जरूरी है, रिसर्च करना बहुत जरूरी है, चरित्र को अच्छे तरीके से हर एंगल से समझना बहुत जरूरी है। वो इरफान में था और इसी वजह से वो दूसरों से अलग था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा आसमान से उतरा हुआ था, सितारा था कोई, या कोई उसके हाथ में जादू था, या ये था या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं था। पर जो नॉलेज थी उसको काम में लेने का तरीका उसको आता था कि इस नॉलेज को काम में कैसे लिया जाए, इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की जाए उस कैरेक्टर के बारे में, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लागू किया जाए। मेरे लिए यही था और मैंने उसको यही सिखाया था। मेरे साथ जितने दिन भी वो काम किया, 3-4 साल शुरुआती दौर में, तब यही था कि, और मैं सबसे यही कहता था कि रिसर्च करो, शोध करो, होमवर्क करो। वो करता था। देखा गया है कि स्टूडेंट्स बहुत से आते हैं, वो गुरु से ज्ञान भी लेते हैं, उनसे टिप्स भी लेते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपना एक अलग स्थान रखते हैं। क्या जब आपके पास शुरू में इरफान आए थे और भी कई स्टूडेंट आए थे तो आपको कुछ अलग नजर आया या वही सामान्य स्टूडेंट की तरह रहे? देखो जी, बतौर टीचर हमारा काम नॉलेज देने का है। जो जितना हम समझा सकते हैं, जितना हमारे पास है, हम उसको देते हैं। ये उसी की तरह है जैसे आप एक मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं और आप हथियार चलाना सीखते हैं।
हमने हथियार चलाने की उसको नॉलेज दे दी। अब वो हथियार कैसे यूज करेगा, किसके खिलाफ यूज करेगा, डिफेंस के लिए करेगा या टेरर करने के लिए करेगा या खेलने के लिए यूज करेगा, ये हमारा बतौर टीचर हमारा काम हथियार की नॉलेज देना, उसको जी उसकी प्लस माइनस सिखाना और उसको काम में लेने के तरीके बताना। बाकी तो जिसके हाथ में हथियार है वो काम में लेगा। तो हमारे जी पास स्टूडेंट जो आते हैं, मान लो साल में 20 स्टूडेंट आ गए, अब 20 स्टूडेंट्स को हाथ पकड़ करके तो नहीं चलाया जा सकता ना, उनको बिल्कुल तो नॉलेज दी जा सकती है। अब वो कैसे यूज करेंगे, किन परिस्थितियों में यूज करेंगे, उनके सामने कौन है, दुश्मन कौन है, साथी कौन है, ये उन्हें ही पहचानना होता है। जी इरफान में ये समझ थी, ये समझ थी, और जी उससे बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज किया। कभी बिल्कुल। गलत होता है तो स्टूडेंट्स हम भी बताते थे उसको कि ये गलत हो रहा जी है जी भैया, ये मत करो, ये ऑफ ट्रैक हो रहा है। जैसे एक सबसे बड़ी चीज जो एक्रो में नहीं होती है, वो होती है आत्म आलोचना करना, आत्म विश्लेषण करना। अगर जी ये नहीं है एक्टर, तो समझ लो उसके दिमाग में हवा भरने लग जाती है और वो अपने आप को रिपीट करता है हर रोल में। इरफान के साथ ये था कि वो हर रिपीट नहीं करता था, वो अपने एक रोल को वहीं खत्म कर देता था और दूसरे रोल के पहले अपनी स्लेट को साफ कर लेता था, दिमाग में से पिछले रोल को हटा देता था और नए सिरे से तैयारी करता था, नई इबारत लिखते था। ये एक एक्टर का काम होता है, समझदार एक्टर का, जो उसमें था। बस यही चीजें हैं बिल्कुल जो उसको अलग बनाती है। जी नरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नरेंद्र जी, आप बताएं कि इरफान जी से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई और क्या चर्चाएं हुई आपके साथ उनकी। शेयर करने का मौका तो मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि जिस दरमियान मैं थिएटर जी करता था और इरफान ने थिएटर करना शुरू किया था, तो वो अलग समूह में अलग ग्रुप में काम करता था, मैं अलग ग्रुप में काम करता था। तो हम लोग ऐसा सौभाग्य मुझे नहीं मिला कि कुछ नाटकों में साथ काम करने का मौका मिला हो, लेकिन बीच में एक बार एक फेस्टिवल के दरमियान जब उसके अंदर जयपुर आए थे, तब मेरा उनसे अच्छा खासा इंटरेक्शन हुआ, तब मेरी उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, क्योंकि उनके अभिनय का मैं काफ़ी समय से फ़ैन रहा हूँ। तो उससे उससे जब बातचीत निकल के आई, तो वो ये कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा नाम भी भूल जाए और मेरे नाम से मेरे धर्म का पता ना चले। तो मैंने कहा सर, नाम से धर्म का पता ना चले, ये बात तो समझ में आती है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि फिल्म दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपने नाम बदल लिए ताकि ये ना पता लगे कि मेरा धर्म कौन सा है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरा नाम ऐसा कि मेरे धर्म का पता ना चले और मेरे नाम का पता ना चले, मतलब नाम का पता ना चले, ये बात समझ में नहीं आती। बोले आदमी का काम आगे होना चाहिए, नाम आगे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा सर, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन किस आदमी ने काम बहुत अच्छा किया है तो वो किसने किया है उसका नाम तो सामने आएगा। कहता नहीं, एक काम जब एक अपने अंदाज से ऊपर, एक सीमा से ऊपर चला जाता है, तो नाम उसके आगे गौण हो जाता है। तो इस तरह की काफी सारी बातचीत उनसे हुई। फिर मैंने उनसे कहा कि आपने कहा आपके पास एक बड़ी इफेक्टिव आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और किसी जमाने में ऐसी आंखें मेरे पास भी हुआ करती थी, लेकिन आपकी आंखों को में जो एक्सप्रेशन है, जो भाव है, वो किस तरह से आते हैं, कैसे, क्या उसके लिए आप क्या करते हो। तो एक बार तो वो खामोश हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा लोग ऐसा है कि ये तो नज़र और नज़रिए का फ़र्क है। बेसिकली मैंने तो जो अपने गुरुओं से सीखा है, उसको मैं अपनी तरफ से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक उनकी एक्टिंग के स्टाइल का सवाल है कि जिस तरह के नेचुरल एक्टर वो थे, उनको देख करके एक बात समझ में आती है कि एक एक्टर अपने आप पे कितना काम करता है। उसका एक एग्जाम्पल थे इरफान भाई, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरी बॉडी में से, मेरी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, मेरे फेस कट के हिसाब से, मेरी आंखों के हिसाब से, मेरे वॉइस कल्चर के हिसाब से मेरे पास क्या चीज़ ऐसी है जो औरों से ज़्यादा बेहतर है। ये ज्ञान उनको अच्छी तरह से था और अपनी उस बेहतर चीज़ का वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया करते थे। उसमें विशेषकर उनकी आंखें हुआ करती थी। उनकी आंखों के एक्सप्रेशन इस कदर निकल के आते थे जैसे लगता था आंखें बोल रही हैं। तो मतलब डायलॉग से एक्सप्रेशन आने के साथ जब आंखें बोलती थी, तो उसका डबल प्रभाव सामने वाले देखने वाले दर्शक के ऊपर पड़ता था। तो वो उसका एक इंप्रेशन जो क्रिएट होता था, वो अपने आप बड़ी कमाल की चीज़ हुआ करती थी। तो उनसे काफ़ी चर्चा हुई जयपुर को लेकर के, जयपुर थिएटर को लेकर के भी, फिल्मी दुनिया को लेकर के भी। तो जयपुर जी को लेकर के उन्होंने का ये कहना था कि यार, जयपुर तो मेरा दिल है, मेरी जान है। जब भी जयपुर मुझे याद करता है, मैं आता हूँ। जैसे इस फेस्टिवल में आप लोगों ने मुझे बुलाया, और मैं आपको बता दूँ, उस फेस्टिवल में आने का उन्होंने ₹1 भी चार्ज नहीं किया था। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आए थे और उन्होंने इस फेस्टिवल का एक ब्रांड एम्बेसडर बनना स्वीकार किया था और बहुत अच्छे तरीके से उस भूमिका को उन्होंने निभाया था।
सबके बीच में थिएटर को लेकर बहुत अच्छी चर्चा करी थी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जयपुर थिएटर को लेकर के अपने पुराने एक्सपीरियंस भी बताया, आज जो थिएटर में हो रहा है उसको लेकर बताया। लेकिन वो जयपुर के मौजूदा थिएटर को लेकर के बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। ऐसा जानकारी उनके पास जी मिली थी कि यार इन दोनों बहुत अच्छा काम बहुत कम सीमा में हो रहा है, ये ज्यादा अच्छा काम उनकी जयपुर में बहुत टैलेंट है, अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसके बाद यहाँ पे अच्छा जी काम क्यों नहीं हो रहा। उस दरमियान जब फेस्टिवल चला था तो उनको अच्छे अच्छे नाटक 2-3 नाटक उन्होंने देखे भी, तो उसको लेकर के लगा नहीं यार वाकई जयपुर में भी अच्छा काम होने लगा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे जयपुर बहुत आगे बढ़ेगा इस बात को लेकर के। तो इरफान साहब के जी साथ तो ये बात एक तरह से कही जा सकती है कि वो एक मतलब एक एक्टर अपनी मेहनत से कैसे बनता है, ये यात्रा इरफान साहब की यात्रा को देख के कहा जा सकता है। कहते हैं कुछ लोग बोर्न बिल्कुल एक्टर नरेंद्र होते जी, हैं। बिल्कुल नरेंद्र जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं यहाँ पर रवि चतुर्वेदी जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि बहुत सी बार देखा है कि जब स्टूडेंट और उसका जो गुरु होते हैं उनके वो साथ काम करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अभिनेता बनकर वो कलाकार एक मुकाम पा लेता है, उसके बाद वो अक्सर देखा गया है कि गुरु के पास वापस लौट कर नहीं आता। आपका क्या अनुभव रहा है? आपका क्या बाद में भी संपर्क रहा है? किस तरह से संपर्क रहा, क्या रहा, कोई यादगार लम्हे उनके साथ बिताए हुए? मेरे साथ संपर्क तो था लगातार, जी बातचीत होती थी टेलीफोन पर, लेकिन मुझे कोई खास काम पड़ता नहीं था, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से चला करके कोई उनसे ये डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करता था। उसको ही जी कभी लग जाए तो मुझसे फोन पे बात कर लेता था, ये कभी कभार। लेकिन जैसे उसने लास्ट टाइम मेरे पास एक्टिंग को लेकर के जब बातचीत की थी, तो उसकी फिल्म थी पान सिंह तोमर। उस पे जी उसने मुझसे जरूर कहा था कि सर मेरी ये फिल्म आ रही है, आप इसको देखिए। और किसी ने रिव्यू भेजा था, लिखा था, वो रिव्यू की कॉपी उसने मुझे भेजी थी कि आप ये पढ़ो और फिल्म देखो। तो मैंने देखी वो फिल्म, अपनी ओपिनियन भी उसको बताई। बाकी इससे ज्यादा मेरा संपर्क उससे ऐसा कुछ खास था नहीं। कभी कभार कोई किसी रेफरेंस में चलते फिरते किसी चीज को लेकर के बात हो जाए तो भले ही हो जाए। बाकी जैसे एक्टर एक एनालिसिस करता है ना अपनी काम को, तो मेरी कमी बताइए आप, तो वो कभी कभी होता था जब मैं उसके मुंह पे कह देता था कि यार ये चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, इनको ठीक करो। जैसे जी शुरू शुरू में मुझे जब उसने शुरू किया था, तो अभी अरोड़ा जी ने उसकी आंखों की बहुत तारीफ की, आंखों का जी उसने उपयोग भी किया। मैंने उसको ये बोला था कि देखो लगातार एक ही बॉडी मतलब बॉडी पार्ट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को हिस्से को लेकर के अगर कोई एक्टर डिपेंड कर जाता है तो वो कोई जी अच्छी बात नहीं हो। हम्म। वो वो उस पर्टिकुलर पूरे करेक्टर का हिस्सा होना चाहिए। आपकी एक्टिंग एक्टिंग सिर्फ आंखों पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। जी आंखें थी, दरअसल क्या था कि वो जब वो आया था मेरे पास शुरू शुरू में, तो जिस तरीके का थिएटर करके आया था उसमें वो वही लोग थे जो अपनी बॉडी को यूज करते हैं, जो अपने बॉडी के प्लस पॉइंट को यूज करते हैं। किसी को डांस आता है तो वो डांस यूज करता है, कोई कॉमेडी एक्टर हो जाता है, कोई ट्रेजिक एक्टर हो जाता है, कोई कहता है यार तेरा हाथ अच्छे है, तेरा मुंह अच्छा है, तेरा वगैरह वगैरह। उस तरीके के बैकग्राउंड से आया था। तो मुझे जब मेरे साथ उध्वस्त धर्मशाला कर रहा था या जब उसने मेरे साथ गिनी पिक किया था, तो मुझे 3-3 महीने रिहर्सल करने पड़ रही थी उसके साथ काम करने के लिए। मैं कहा मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरे कैरेक्टर में उसका कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट डोमिनेट करे। मुझे टोटलिटी में एक्टर चाहिए, टोटल पर्सनालिटी चाहिए। लेकिन था वो लोग उसको यही थे कि साहब आंखें अच्छी हैं तो आंखों का उपयोग करो, आंखों का उपयोग करो। वो लगातार जब होता रहता है एक प्रैक्टिस में, हालांकि वो अपने आप को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर लेता था इसको लेकर के, लेकिन अब जी एक सीमा ही होती है एक आदमी की। जब उसको लग रहा है कोई चीज चल रही है तो चलने दो उसको, क्या बुराई है। जी तो ये मैं तो उसकी आलोचना भी करता था, आप देखिए सीधी सी बात है। बिल्कुल। जब आपने उनके साथ 3 महीने तक काम किया, थिएटर को लेकर किया, उनको आपने काफी सिखाया, उनको काफी आपने टिप्स भी दिए, नहीं, तो उनके अंदर 3 साल काम जी किया। जी 3 साल तक, तो उनके अंदर कौन कौन सी कमियां रही थी जिनको उन्होंने सुधार किया और वो इस मुकाम तक पहुंचे?
नहीं वो जब वो आया था बिल्कुल टाइप एक्टर था वो, जी टाइप था, एक पर्टिकुलर टाइप उसने पकड़ रखी थी, उस टाइप में करता ना, लेकिन उसमें गंभीरता बहुत थी, करेक्टर को जी सस्टेन करने की कैपेसिटी बहुत, और मैं उसी पे काम करना चाहता था कि एक करेक्टर पकड़ लिया तो उसके जी डिटेल वर्कआउट करो, उस डिटेल को सोचो, और जैसे एक्ट में मैंने उसको बताया, देखो एक्टिंग दो तरह की होती है, एक जी एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल एक्टिंग होती है। मेरे प्ले में काम करना है तो तुम्हें इंटरनल एक्टिंग करनी पड़ेगी, अंदर से जी निकल करके आनी चाहिए चीजें, वो ऊपरी तौर पे नहीं दिखनी चाहिए वो। और इसी पर मैं उसकी एक्सरसाइजेस कराता था लगातार, करेक्टर को लेकर के कि इंटरनल 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 अपने अंदर ले जाओ इसको, और फिर उसके साथ काम करो, 24 घंटे उसी के बारे में सोचो, ये उसमें थी। और वो ये सोचता था, वो ये करता था, और वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई थी। तो वो हर अप्रोच, हर एक करेक्टर को इंटरनल सोचता था, वो जी इंटरनली वर्क करता था, उसको ये नहीं था कि लंगड़े का रोल करना है तो एक पैर छोटा एक पैर बड़ा करके एक्टिंग करनी शुरू कर दी। एक लंगड़े जी आदमी की या अंधे आदमी की जो इंटरनल मानसिक स्थिति होती है वो कैसी होती है, जो उसके काम में बिल्कुल दिखलाई पड़ती है, जब उसने मकबूल किया या लंच बॉक्स किया या कोई और ऐसी दूसरी वो दिखलाई पड़ती थी अंदर कि इसने इंटरनल वर्क किया है ये जी करके। मैंने उसकी कुछ फिल्में निश्चित देखी, जैसे जी साउथ जी की फिल्में देखी, एक फिल्म देखी थी मैंने, साउथ की थी, तेलुगु फिल्म थी, डब की जी हुई। उसमें वो कर रहा था तो उसमें उसको कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि सब हम्म एक्सटर्नल था उसमें। तो उसने एक टिपिकल फॉर्मेट पकड़ा और उसमें जाकर के हे, बाल भी बांका नहीं कर सकता, हाथ पैर तोड़ दूंगा, खून कर दूंगा, वगैरह वगैरह जैसी चीजें थी। तो वो अलग एक एक्टिव वो था एस्पेक्ट, ये अलग एस्पेक्ट था जिसमें उसकी एक्सपर्टाइज थी। निश्चित तौर पर कोई भी अभिनेता हो, कोई भी कलाकार हो, उसकी सिर्फ एक बॉडी पार्ट को देखकर आगे सक्सेस नहीं मिल पाती है। उसकी नहीं, आवाज भी होनी चाहिए, उसके चेहरे के जी, एक्सप्रेशन भी होने चाहिए, उसकी बिल्कुल, आंखों के एक्सप्रेशन होने चाहिए। यानी कि वो उस सामने वाले कलाकार को पूरे अपने दिल के अंदर तक समाहित करके और उसके बाद बाहर निकाले तो निश्चित रूप से वो कलाकार एक महान कलाकार बनता है। मैं नरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा कि जयरंगम के समय जब आपके साथ उन्होंने कई नाटक भी देखे, कई चीजें, तो उनको क्या लगता था कि किस तरह के स्टूडेंट होने चाहिए, किस तरह के आने वाली जो पीढ़ी होनी चाहिए, जिससे कि राजस्थान का नाम हो, जयपुर का नाम हो और पूरे देश का नाम हो? सबसे पहले तो वो थिएटर को बहुत मिस कर रहे थे उस वक्त, कि जी, उनके अंदर का जो थिएटर करने का जज्बा था वो उनका पूरा नहीं हो पा रहा था, उनके वो शौक पूरा नहीं हो पा रहा था। उसको नशा कहते थे यार, कि थिएटर में जो नशा है ना वो फिल्मों में नहीं है। जी, थिएटर करके जो आनंद मिलता है वो फिल्मों में नहीं मिलता, लेकिन क्या करें, अगर पापी पेट का सवाल है तो फिल्में करनी पड़ती हैं, और फिल्मों में इतना समय देना पड़ता है कि मुझे थिएटर करने का समय नहीं मिल पाता। जयपुर के कुछ युवा रंगकर्मियों से उनकी मैंने मुलाकात करवाई थी, उनसे बातचीत कराई थी। तो उनके कहने का कुल मिलाकर के अर्थ ये था कि बोले किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हो तो उसमें अपना 100% दो। जब तक अपना 100% उसमें नहीं दोगे आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी स्पीच के ऊपर, अपने एक्सप्रेशन के ऊपर, सबके ऊपर बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। जब तक उस पर डूब के काम नहीं करोगे, जैसा कि रवि जी बता रहे हैं कि इंटरनल एक्टिंग नहीं निकालोगे, तब तक आपका अभिनय निकल कर बाहर नहीं आ सकता। जयपुर में उनका जो उसका प्रवास रहा वो बहुत कम समय के लिए रहा, व्यस्त भी बहुत थे। जयपुर चूंकि उनका घर भी है, परिवार भी है, तो बहुत लंबे इंटरेक्शन तो उनसे नहीं हो पाए। लेकिन उनकी जो बात सबसे ज्यादा मुझे आज भी याद आती है, वो कहते हैं कि अगर कि मेरे नाम से ना मेरे धर्म का पता चलना चाहिए, ना मेरे काम से मेरे नाम का पता चलना चाहिए। ये फिलोसफी बहुत विचित्र फिलोसफी थी उनकी, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि आदमी इस लेवल तक काम करना चाहता है, उसके अंदर वो भाव है कि यार, कि मेरी आर्ट, मेरी कला से मैं पहचाना जाऊं, कि इस तरह की एक्टिंग तो एक ही आदमी कर सकता है। वो नाम कोई ले चाहे ना ले, वो अलग बात है। उनके पिता का एक स्टेटमेंट था, वो ये था कि एक मुस्लिम के घर में ब्राह्मण ने जन्म लिया है, क्योंकि हाँ। वो शाकाहारी थे। उसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, बेसिकली वो इन धर्म की बातों से तो बहुत ऊपर उठा हुआ आदमी था शुरू से ही, पहले दिन से ही। जी, उसने कभी धर्म को लेकर के अपने आप को ये शो नहीं करा कि मैं किस धर्म से आता हूँ या किस परिवार से आता हूँ। उसका वो कभी ना कहीं जिक्र करता था, ना कभी अगर कोई ऐसा से कमतरी थी या इसके अंदर कोई ऐसा कोई भाव था।
वो अपना उसका जी डेडिकेशन आर्ट के प्रति था, उसका धर्म, उसका कर्म जो था वो एक्टिंग थी। फिल्मों से वो जी शुरू से प्रभावित था। जब जब मैंने उनका पहला नाटक देखा था, उसका मैं नाम बताऊंगा तो बड़ा अजीब सा नाम था उस नाटक का। मेरे ख्याल से मुझे याद आता है कि जलता बदन उस नाटक का नाम था। एक ग्रुप था जयपुर में, उस वक्त जो ऐसे नाटक किया करता था, बिल्कुल फिल्मी नाटक करता था वो। किसी फिल्म की कहानी को अडॉप्ट कर लेना, वैसे ही बड़े बड़े जूते पहन के बना हीरो होना, हाथ में हंटर या बंदूक लेके होना, लड़कियों के डांस वगैरह होना, उस तरह के नाटक उस वक्त हुआ करते थे। मेरे ख्याल से इरफान ने ऐसे नाटकों से शुरुआत करी थी, क्योंकि मैंने 15-20 मिनट वो नाटक देखा था। और नाटक देख के जब मैं बाहर निकला तो रवि जी जैसे हमारे जो सीनियर थे, उन्होंने मुझे बहुत डांटा था कि यार ये नाटक तेरे देखने लायक नहीं है, ये नाटक नहीं होता, ये थिएटर नहीं है, ये तुम्हें क्यों देखने गया। मैं तो ये देखने गया था कि जी क्या नहीं करना चाहिए। तो वहां से उसकी शुरुआत हुई। आप देखो एक आदमी किस बैकग्राउंड से आता है, किस परिवार से आता है, और किस माहौल से जी शुरुआत करता है, उसके बाद वो रवि जी जैसे लोगों से मिलता है और अपने आप को निखारता है। उसके अंदर सीखने की ललक कितनी रही होगी कि उसने कितने स्टेप कवर किए, कितनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो अपना सफलता के इस मुकाम तक पहुंचा। उसका ही जज्बा तो जी सलाम करने लायक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। निश्चित तौर पर ऐसे अभिनेता को सलाम करना चाहिए, और सलाम पूरे देश भी उनको लगातार कर रहा है, और उनकी कमी जो है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपको हमको महसूस होगी। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल ये है कि हर गुरु के अंदर एक ललक होती है, एक इच्छा होती है कि उसका जो स्टूडेंट है, उसका जो विद्यार्थी है, वो बहुत प्रोग्रेस करे। आपने उनके कई नाटक देखे, कई नाटक आपने सिखाए भी, उनकी आपने कई फिल्में भी देखी। तो सबसे बेहतर कौन सी फिल्म में उनका अभिनय आपको लगा, एक गुरु के नाते? नहीं, अब देखो क्या है कि हम, अगर मैं एज ए टीचर अगर एनालिसिस करूं, तो जी देखो एक कहावत है थिएटर की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में, नथिंग इज परफेक्ट। कहते हैं बिल्कुल नथिंग इज परफेक्ट। आप कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, कहीं बिल्कुल ना कोई कमी होती है। क्योंकि जब आदमी ये कहने लग जाता है आई एम परफेक्ट, या ये मेरा प्रोडक्शन परफेक्ट है, वो वहीं रुक जाता है, उसकी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। मैं हमेशा जब अपने छात्रों को यही बोलता हूँ कि कोई भी प्ले परफेक्ट नहीं होता है। जो हम करना चाहते हैं वो उसका सिर्फ 70% होता है, उसमें हमेशा 30% की गुंजाइश रहती है सुधार करने की। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो इरफान हो चाहे कोई और एक्टर हो। बहुत सारे लोगों ने काम किया है, क्या जिस जी रोज आपने अपने आप को परफेक्ट मान लिया, क्योंकि दुनिया तो यही करती है, उसके सामने मुंह पर वाह 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 आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उसको आसमान पर चढ़ा देती है। उसी दिन बिल्कुल एक्टर का पतन होना शुरू हो जाता है। गनीमत है कि इरफान ने अपने साथ ये नहीं होने दिया। वो अप्रोचेबल था, वो उसको अपनी कमियां भी मालूम थी। और खैर मैं देखता था तो मैं तो बहुत सारी कमियां भी देख लेता था उसको। जी अब मुझसे मौका मिलता तो बता, लेकिन जब उसको मुझसे पूछना होता था कि मेरी कमियां क्या है, तब वो जरूर मुझे कहीं ना कहीं से फोन कर लेता था भाई एक बार, कि सर वो देखी क्या आपने मेरी फिल्म। और उस जो फिल्में नहीं देखने लायक होती थी वो मुझसे कहता ही नहीं था, उसको पता था कि मैं देखूंगा तो क्या बोलूंगा। तो जी लेकिन जैसे कुछ फिल्में उसने ये मकबूल के लिए मुझसे कहा था, पान सिंह तोमर के लिए उसने मुझसे बहुत कहा था कि सर आप देखना, और भी 2-3 फिल्मों के लिए कहा कि ये देखना, ये फिल्में आप जरूर देखना। तो ऐसे करके एक मेरे मित्र और बम्बई में वो क्रिटिक है, जो ये वो फिल्म समीक्षाएं लिखते हैं, जयप्रकाश चौक से, वो मुझे फोन करके बोलते थे कि यार आप अपने शिष्य की ये वाली फिल्म देख लेना, ये फिल्म जरूर देख लेना। इरफान नहीं तो चौक से जी मेरे को बोल देते थे फोन करके, तो कि यार ये फिल्म उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये था कि भाई क्रिटिकल आई से देखना है, खुद एक्टर जी क्रिटिकल आई से अपने आप को देखने लग जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। इरफान ने ये चीज डेवलप की थी अपने अंदर। और मैं रवि जी इसलिए एक कहता हूँ कि जी जी एक्टर रवि जी को जी बताएं। अगर डेवलप करना है तो उसको इरफान को इसी तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। निश्च- आप अपने जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो इरफान की कौन कौन सी फिल्में देखें जिससे कि उन्हें काफी कुछ सीखने को मिले? नहीं देखो, एक फिल्म देखने से कुछ नहीं होता, मैं तो कहता हूँ पूरी जर्नी देखो। जब मैं जी एक एक्टर से कहता हूँ कि यार ये रोल करना है तो मैं मोहन राकेश का नाटक करना है, तो मोहन राकेश जी का एक नाटक से काम नहीं चलेगा। मोहन राकेश के सारे नाटक पढ़ो, सारे करेक्टर देखो,
क्योंकि आपको उसकी टोटलिटी में तभी पता चलेगा आपको। इसलिए मैं तो ये कहूंगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक अंदर की बात। जब इरफान का जब एनएसडी से पास हुआ था तो इरफान ने मुझसे ये कहा कि मेरा कंपटीशन अब नसीरुद्दीन शाह के साथ है, और मैंने उसी वक्त उसको बहुत जोर से डांट लगाई थी कस के कि कोई भी एक्टर डेवलप नहीं करेगा अगर वो कंपटीशन से आगे चलेगा। तो अगर तुम्हें नसीरुद्दीन शाह से काम करना है तो पहले उनकी पूरी लाइफ की जर्नी, उनके काम की जर्नी की स्टडी करो, गहराई से स्टडी करो। आज भी मैं ये कहता हूँ कि जिनको एक्टिंग सीखनी है या इरफान को बतौर एक्टर है, ये जो अभी चल रहा है ना, ये तो 8, 10, 15 दिन बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो रह जाएगा, उसकी फिल्में रह जाएंगी। आपको एक्टिंग करना है तो पूरी फिल्मों को देखो, ला करके कहीं से भी लाओ, लेकिन अच्छी बुरी सारी फिल्में देखो और फिर आप कंपेयर करो कि आपको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। मैं तो तभी बता सकता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है जब तक आप सारी चीजें उसकी नहीं देख लोगे। निश्चित तौर पर अगर आपको कुछ सीखना है और किसी अभिनेता से अगर आप प्रभावित भी हैं तो उनकी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफ की जो जर्नी है वो देखनी पड़ेगी, उससे आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं सफलता के शिखर तक के आसपास या शिखर तक पहुंच पाएंगे। नरेंद्र जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि चलते चलते आप श्रद्धांजलि स्वरूप इरफान जी को क्या कहना चाहेंगे? अब बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी कह पाना जो 53 साल की उम्र में इतनी ऊंचाइयां पाने के बाद अचानक हमारे बीच में से चला गया। बहुत उम्मीदें बाकी थी फिल्मी दुनिया को उनके साथ, जयपुर को उनसे, कि वो जिस तरह पे, जिस लेवल पे, जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहे थे, हमें लग रहा था कि वो न केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपना परचम फैलाएंगे और ऐसा काम करके दिखाएंगे जो न भूतो न भविष्य थी। लेकिन अचानक उनका यूं चला जाना तो बहुत दुखद है। इसकी खाना पूर्ति तो किसी भी तरह से हो नहीं सकती, क्योंकि वो अपने आप में ऐसा शख्स था कि जिसके स्थान देने के लिए कोई दूसरा शख्स दोबारा सड़क पर पैदा नहीं हो सकता, ये तो तय है। निश्चित तौर पर रवि जी, आप श्रद्धांजलि स्वरूप इरफान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदमी की जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी जा सकता है, कभी भी उसकी उम्र का कुछ पता नहीं होता है, बहुत दिनों तक काम करके भी जिंदा रहता है, बहुत जल्दी भी चला जाता है। इरफान अनटाइमली चला गया, लेकिन मुझे कई चीजों को लेकर के बात होती है कि इरफान को नेशनल अवार्ड दिया गया, उसको पद्मश्री मिली, उसको राजस्थान के अभिनेताओं ने, रंगमंच ने भी बहुत रिकॉग्नाइज किया, उसके ऊपर गर्व महसूस होता था। तो आज अगर सब लोग चाहें और सरकार की मदद मिले, सरकार भी उनको श्रद्धांजलि दे रही है, तो जयपुर में एक अच्छा सा एक्टिंग का एक इंस्टीट्यूट बने, जिसमें वो कहाँ से आता था, सुभाष चौक, रामगंज, पानों का दरीबा, ये कितना टैलेंट है जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे टैलेंट को ढूंढ के लाएं, उसको इस तरीके से तराशें, तब मुझे लगता है कि एक लंबी चेन बनेगी और अच्छे एक्टर निकलेंगे, और शायद वो इरफान की इच्छा थी करने की, जिसे वो करना चाहता था, वो पूरी होगी और वो श्रद्धांजलि होगी उसको। निश्चित तौर पर सिटी लाइव न्यूज के माध्यम से भी हम सभी लोगों से, सभी नाट्य से जुड़े हुए या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं उनसे, और विशेष रूप से राजस्थान सरकार से ये कहना चाहेंगे कि वो पद्मश्री इरफान के नाम पर एक इंस्टीट्यूट की शुरुआत करे, जिससे कि आने वाले जो युवा हैं, आने वाले जो नए कलाकार हैं, जो अभिनेता बनने के ख्वाब देखते हैं, उनको पूरा लाभ मिले, और यही इरफान को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। City Live, a platform to sharing your thoughts.